चैप्टर 7 रिगार्डिंग द AML और CFT ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो हमने अब ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में जान लिया था लास्ट चैप्टर में, एंड रिगार्डिंग जो डिफरेंट लॉज रिलेटेड टू इट हैं, जो AML CFT के रिलेटेड हैं, उन लॉज के बारे में भी हमने जान लिया था। यानी कि जो डिफरेंट कानून हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग को एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के साथ कंसर्न कर रखते हैं, उनको एड्रेस करते हैं, उनके बारे में जाना था। सो सूटेबल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप भी ज़रूरी है ताकि ये जो कानून है, ये जो एक्ट है, इनको इम्प्लीमेंट भी किया जा सके। सो इंडिया जो है ये FATF का मेंबर है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मेंबर है, एंड साथ के साथ और बहुत सी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है। तो सेंट्रल फंक्शन जो है डेट इज कि कोऑर्डिनेट किया जाना है, यानी कि जो डिफरेंट बॉडीज हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेट करना है। एंड जो AML के रिलेटेड जो कोऑर्डिनेशन रहता है, या फिर जो TF के अगेंस्ट जो कोऑर्डिनेशन रहता है, डेट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर रहता है। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड आती हैं वो किसके दायरे में आती हैं? वो आती हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के दायरे में। एंड जो टेररिज्म से रिलेटेड मेजर्स हैं ये कनेक्टेड है क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो ये किसके दायरे में आती हैं? अंडर द परव्यू ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नाउ लेट अस सी द AML रिलेटेड सेटअप। सो FATF के साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए एंड इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि जो भी जरूरी स्टेप हैं, जो FATF की रिकमेंडेशंस हैं, उनके साथ अप्रोप्रिएटली कोऑर्डिनेट करने के लिए एक अलग से FATF जो सेल है वो बनाया गया है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। सो अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर एक अलग से FATF सेल बनाया गया है। ये जो सेल है, जो भी टास्क रहती हैं, यानी कि जो भी जब FATF के द्वारा इंडिया को इवेल्युएट किया जाना है, या फिर जो रीजनल बॉडीज हैं उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं उनके रिगार्डिंग जो भी डाटा चाहिए, उनकी इंप्लीमेंटेशन जो PMLA में की जानी है वो किसके द्वारा की जाएगी? FATF डिस्टिंक्ट सेल जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर उसके द्वारा की जाएगी। तो ये सेल इस चीज का ध्यान रखेगा कि इंडिया की जो असेसमेंट हो इवेल्यूएशन के दौरान, या कि जो इवेल्यूएशन प्रोसीजर है FATF का, तब इंडिया की असेसमेंट हाई लेवल पर रहे। क्योंकि इंडिया अगर सही मायने में स्टैंड करेगा, सही मायने में वैल्यूएशन आएगी, तो वो उन चीजों का इफेक्ट पड़ता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर। देन इट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस FIU इंडिया। सो FATF की रिकमेंडेशंस को लगातार इंप्लीमेंट किया जाता रहे कंट्री में, स्पेशली जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड हैं वो FIU के पास स्टैंड करती हैं। एज आई टोल्ड यू कि जो तो टेररिज्म फाइनेंसिंग की चीजें हैं वो क्योंकि कंट्री की सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। लेकिन जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है वो FIU के अंडर आता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। तो FIU का जो इंडियन यूनिट है उसके अंडर आता है। सो FIU इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था इन नवंबर 2014 अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। FIU IND जो है ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को रिपोर्ट करती है, विच इज हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। सो सिंपल सी बात है, FATF की जो भी रिकमेंडेशंस हैं, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर FATF की जो भी रिकमेंडेशंस हैं कंट्री को लेकर, स्पेशली जो मनी लॉन्ड्रिंग के साथ रेस्ट करती हैं, वो उसकी जिम्मेदारी किसके पास है? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के पास है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो इंडिया है डेट वाज एस्टैब्लिश, उससे कब एस्टैब्लिश किया गया था? नवंबर 2014 में एस्टैब्लिश किया गया था अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो FIU IND जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसके हेड कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर है। एंड इसकी रिपोर्टिंग किसको होती है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को होती है। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल के हेड कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं। नाउ लेट अस सी द मिशन स्टेटमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन विजन ऑफ द FIU IND। तो मिशन स्टेटमेंट क्या है FIU IND की? इट इज टू प्रोवाइड क्वालिटी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस फॉर सेफ गार्डिंग द फाइनेंशियल सिस्टम फ्रॉम द अब्यूजेस ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म फाइनेंसिंग एंड अदर इकोनॉमिक ऑफेंसेस। सो एक क्वालिटी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को प्रोवाइड करना है ताकि जो सिस्टम है उसका बचाव किया जा सके, फाइनेंशियल सिस्टम का बचाव किया जा सके मनी लॉन्ड्रिंग से, टेररिज्म फाइनेंसिंग से, एंड जो दूसरे इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं उनसे। तो FIU IND का ऑर्गेनाइजेशन विजन भी है that it wants to become a highly agile and trusted organization that is globally recognized as an efficient and effective financial intelligence unit। इसे क्विक एंड ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन बनना है जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हो एक एफिशिएंट इफेक्टिव FIU के रूप में। तो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ताकि ये मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ पाए, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म से लड़ पाए, एंड जो दूसरे इकोनॉमिक ऑफेंसेस है उनसे लड़ पाए, कुछ एक थ्रस्ट एरियाज हैं जिनके ऊपर
ज्यादा जोर दिया जाएगा, जिनको आइडेंटिफाई किया गया है FIU-IND के द्वारा। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इफेक्टिव कलेक्शन, एनालिसिस एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इफेक्टिव रूप में आपको इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, यही मेन काम है। एंड उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद जो फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन है उसे जो फर्दर एजेंसीज है उन्हें प्रोवाइड करना है। देन इट इज इनहैंस्ड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यानी कि जो दूसरे FIU यूनिट्स हैं दूसरी कंट्रीज में हैं या जो दूसरी रीजनल बॉडीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है। थर्ड इट इज बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटीज। सो रिपोर्टिंग एंटिटीज की जो कैपेसिटी है उसको बिल्टअप करना, उनको रेगुलेट करना है, प्रॉपर उनको चैनलाइज करना है, वो भी इसी के अंदर है। नेक्स्ट इट इज इंश्योरिंग कंप्लायंस ऑफ रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस अंडर PMLA। तो PMLA के अंडर जो भी इनकी रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस हैं उसके साथ कंप्लायंस को भी इंश्योर करना है, साथ के साथ जो ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज है उन्हें भी बनाना है एंड जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी स्ट्रेंथन करना है। नाउ लेट अस सी द फंक्शंस ऑफ FIU-IND। जो मेन फंक्शन है FIU-IND का, एज आई टोल्ड यू, कि जो वेरियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स हैं रिपोर्टिंग एंटिटी से उन्हें रिसीव करना है, उन्हें एनालाइज करना है एंड जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यहां से गैदर की जाएगी उन्हें फर्दर जो इंटेलिजेंस या फिर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है लाइक इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है या फिर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, उन सभी को फर्दर ट्रांसफर करना है इन्फॉर्मेशन को। तो पहला जो चीज है दैट इज अ कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो एक सेंट्रल रिसेप्शन पॉइंट की तरह काम करता है, यानी कि जो डिफरेंट एंटिटीज हैं रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं वो क्या करेंगी, CTR को, STR को, CBW TRS को, इन सभी रिपोर्ट्स को आपके पास पहुंचाएंगे। CTR क्या है, कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है। CBW TRS क्या है, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट है। एंड STR क्या है, दिस इज सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। एंड जो कोई भी रिपोर्ट है आपकी सेल और परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, IPRS। सो डिफरेंट रिपोर्टिंग एंटिटीज से आपके पास ये रिपोर्ट्स आएंगी, तो आपने वहां से डाटा को कलेक्ट करना है। तो दैट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द FIU-IND। सेकेंड इट इज एनालाइजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जो इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है आपको उन सभी को आपने एनालाइज करना है, ताकि जो भी कोई अनकवर्ड पैटर्न है ट्रांजैक्शंस में उसके थ्रू हम उन हिंट्स को ढूंढ पाए एंड जो भी सस्पिशन है मनी लॉन्ड्रिंग का एंड रिलेटेड क्राइम्स का उसे सुजेस्ट कर पाए। तो सुजेस्टिंग सस्पिशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड रिलेटेड क्राइम्स। थर्ड इट इज शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी नेशनल इंटेलिजेंस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है या जो कोई भी यूनिट्स है जहां पर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उनके साथ इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाएगा, जिस इंफॉर्मेशन को आपने एनालाइज किया उस इंफॉर्मेशन को। देन इट इज एक्ट एज अ सेंट्रल रिपोजिटरी। सो FIU-IND को एक नेशनल डेटाबेस, यानी कि जो कैश ट्रांजैक्शन है या फिर जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स हैं उनके बेसिस पर इसको एक नेशनल डेटाबेस को इस्टेब्लिश भी करना है एंड मेंटेन भी करना है। नेक्स्ट इट इज कोऑर्डिनेशन। जो भी डाटा कलेक्शन है उसको कोऑर्डिनेट करना, उसको स्ट्रेंथन करना एंड शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथन करना है। ये किस तरह से हो पाएगा, अगर बेटर कोऑर्डिनेट हो पाएगा नेशनल लेवल पर, रीजनल लेवल पर एंड ग्लोबल नेटवर्क पर, ताकि हम मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ पाएं एंड जो रिलेटेड क्राइम है उनके साथ लड़ पाएं। लास्ट में इज अ रिसर्च एंड एनालिसिस। तो स्ट्रेटेजिक की एरियाज को मॉनिटर करना एंड आइडेंटिफाई करना इसी का एक पार्ट है। नेक्स्ट लेट अस सी द इनिशिएटिव्स ऑफ FIU-IND। सो FIU-IND ने, क्योंकि सिस्टम में ऑटोमेशन होनी बहुत जरूरी है जहां पर ट्रांजैक्शंस की बात आती है, क्योंकि बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो उन ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करना आसान नहीं है, ठीक है। तो अक्टूबर 2012 में FIU-IND ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम FinNet को लॉन्च किया था, जिसके थ्रू जो रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं वो FinGate पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए, सो FinGate पोर्टल के थ्रू जो रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं वो रिपोर्ट कर पाएंगी FinNet के ऊपर। सो FIU-IND ने FinCore का इस्तेमाल करिए ताकि रिपोर्ट्स को प्रोसेस किया जाए, यानी कि जो रिपोर्टिंग एंटिटीज से रिपोर्ट्स आती हैं उनको प्रोसेस करने के लिए FinCore का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज हैं वो रोबस्ट हैं एंड हाईली कैपेबल हैं, ताकि वो जितनी भी रेलिवेंट रिपोर्ट्स हैं डेटाबेस में उनको रूल्स ऑफ आइडेंटिटी के रिलेशन के हिसाब से उनको आपस में लिंकेज कर पाएं। देन इट इज प्रोसेसिंग और शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। सो FIU-IND जो है ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के हिसाब से किसी केस को, रिपोर्ट को एग्जामिन करती है, ठीक है। रिपोर्ट जो दी गई है उसमें जो केस जो दिया गया है STR में उसको ये एग्जामिन करती है, लेकिन ये नहीं रहता कि सिर्फ और सिर्फ जो इंफॉर्मेशन उस रिपोर्ट में दी गई है उसके बेस पर उसको एग्जामिन किया जाता है, लेकिन जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, जो भी रेलेवेंट रिपोर्ट जो है जो दूसरी रिपोर्टिंग एंटिटीज के द्वारा या फिर कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स के द्वारा अवेलेबल है उसके साथ भी उसे एनालाइज करती है।
सो इस तरह से पार्टनर एजेंसीज को या फर्दर जब हमने एजेंसीज को डाटा मूव करना है FIU IND ने, तो इसमें सिग्निफिकेंट ऐड ऑफ वैल्यू रहता है, यानी कि इसमें जो डाटा है और ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहता है। लाइकवाइज अगर किसी पर्सन ने फ्रॉड करने की कोशिश की है या मनी लॉन्ड्रिंग करने की कोशिश की है, तो वो हो सकता है कि कोई और बैंक्स के थ्रू कर रहा हो, क्रॉस बॉर्डर वायर जो आपकी ट्रांसफर है उन ट्रांजैक्शंस के थ्रू कर रहा हो, तो ये सारा डाटा यहाँ पर कंबाइन हो जाता है। कंबाइंड डाटा को स्टडी करते हुए फर्दर शेयर किया जाता है विद द पार्टनर एजेंसीज। फर्स्ट वन इट इज STR, दैट इज सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स। तो यहाँ पर जो STR है उसे रिसीव किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है एंड फर्दर जो इन्फॉर्मेशन होती है एज पर द रिक्वेस्ट IFIU IND के द्वारा फर्दर डिसेमिनेट की जाती है। एंड क्योंकि यहाँ पर FIU IND की अटेंशन लगातार बनी हुई है इन एरियाज में, तो यहाँ पर क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग में बहुत बेहतरी हुई है। एंड ये जो डाटा है ओवर द रिसिप्ट ऑफ द STRs, यानी कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के रिलेटेड जो डाटा है जो रिसीव किया गया है पिछले 4 सालों में, इस टाइम पीरियड के दौरान की बात करें तो ये कंपैरेटिवली काफ़ी इंक्रीज हुआ। एंड ये जो इंक्रीज इन डाटा हुआ, ट्रांजैक्शंस जो अपीयर हुई हैं, ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जो अनयूजुअल हैं या फिर अनजस्टिफाइड हैं एंड जिसका कोई भी इकोनॉमिक रैशनल या फिर कोई बेनिफिटेड पर्पस नहीं दिखता है। सो क्या फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर किया जाता है कि जो ट्रांजैक्शन है उसे STR में डिसेमिनेट किया जाए एंड जिसे एजेंसी मेनली फॉलो कर रही है। फर्स्ट ऑफ इट इज अ टाइप ऑफ सस्पिशियस, कि जो सस्पिशन है वो किस तरह का है, नेचर क्या है, उसका वैल्यू क्या है, पैटर्न क्या है ट्रांजैक्शन का, एंड वो किस तरह से लिंक्ड है विद अदर इंफॉर्मेशन। यानी कि अगर FIU के पास कोई STR के अंडर आपके पास कोई ट्रांजैक्शन आई है, तो वहां पर टाइप ऑफ सस्पिशन क्या है, किसके आधार पर उसे यहां पर STR में रखा गया, फर्दर उसका वैल्यू कितना रहा एंड उसका पैटर्न क्या है। क्योंकि जो FIR उसे एनालाइज, FIU जो है उसे एनालाइज करेगा ना कि उसकी कैसे लिंकेज है, यानी कि दूसरी जो ट्रांजैक्शंस हैं जो अर्लियर डाटाबेस में है या फिर जो दूसरे रिपोर्टिंग एजेंसीज के द्वारा डाटा प्रोवाइड है वहां पर उसके साथ क्या लिंकेज है, उसके साथ चेक करेगा एंड अगर कोई लिंकेज निकलती होगी तब वो उसे आगे एजेंसी को फॉरवर्ड कर देगा। तो ये जो लिंकेज है ये अर्लियर इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है जो डोमेस्टिक एजेंसीज के द्वारा दी गई है, या फिर जो फॉरेन FIUs हैं उन्होंने अगर कोई डाटा प्रोवाइड किया उस चीज के रिगार्डिंग में, तो उसके साथ भी इंफॉर्मेशन को मैच करते हुए, लिंकेज करते हुए उसे आगे फॉरवर्ड किया जा सकता है। एंड इसी तरह की जो इंफॉर्मेशन जो डिसेमिनेट की गई थी FIU IND के द्वारा ड्यूरिंग द 2013-14, एक अनअकाउंटेड मनी जो थी, इनकम जो थी, वो एजेंसीज के द्वारा डिटेक्ट की गई थी, जिसका अमाउंट जो था 7.848 करोड़ के अराउंड था। ये डिटेक्टेड मनी थी एंड जिस अमाउंट के एसेट्स को सीज किया गया था, फ्रीज किया गया था, जब्त किया गया था, उनका अमाउंट 195 करोड़ तक का था। इट वॉज जस्ट द क्वांटम कि जो डाटा आ रहा है डिफरेंट रिपोर्टिंग एजेंसी से आ रहा है, किस तरह से उस डाटा को हम डाटाबेस में अपने स्टोर कर रहे हैं, उसको रिपोर्टिंग के लिए उसको एनालाइज कर रहे हैं, फर्दर रिपोर्टिंग के थ्रू जो एजेंसी थी उन्होंने इनकम को डिटेक्ट किया। इट इज नॉट पॉइंट ओवर हियर, इट इज 7,848 करोड़। इट इज 7,848 करोड़, इतनी इनकम को यहां पर डिटेक्ट किया गया था जो अनअकाउंटेड थी। फर्दर जो 195 करोड़ के एसेट से इन्हें सीज किया गया, फ्रीज किया गया, कन्फिस्केट किया गया। साथ ही STRs के हेल्प से 20 करोड़ के अमाउंट की जो प्रोसीड्स थी, जो क्राइम से रिलेटेड थी, उन्हें पकड़ा गया। साथ ही साथ जो एसेट से वर्थ ₹15 करोड़ उन्हें ED के द्वारा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा अटैच किया गया। एंड फर्दर इसी STR की इंफॉर्मेशन के बेस पर जो इकोनॉमिक क्राइम इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स हैं उन्हें ED के द्वारा रेज किया गया है, जो इंफॉर्मेशन STR से डिसेमिनेट की गई है FIU IND के द्वारा। सो दैट इज वाई इस STR की रिपोर्टिंग का बहुत सा बेनिफिट है। जो रिपोर्टिंग की जा रही है FIU IND पर रिपोर्टिंग एजेंसीज के द्वारा, जो FIU IND है इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करती है एंड फर्दर सेंड करती है एंड फर्दर देखिए ये रिजल्ट निकलकर सामने आए। देन इट इज CTR, दैट इज कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स। सो कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स जो हैं ये थ्रेशोल्ड वैल्यू के बेस पर होती हैं एंड इसके रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन होती है उससे FIU IND के द्वारा रिसीव किया जाता है। तो बहुत सी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है जिसे लिंक किया जाता है STRs के साथ एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन में बहुत हेल्प करती है। एंड जो मेजॉरिटी ऑफ CTRs रहती हैं ये पब्लिक सेक्टर बैंक से रहती हैं, यानी कि आपने कैश ट्रांजैक्शन की एक थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट कर दी। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन उस वैल्यू को एक्सीड करती है तो उसे CTR में
शामिल कर लिया जाएगा एंड फर्दर FIU IND को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। साथ के साथ एक जो फंक्शन है FIU IND का वो ये है कि जो भी ऑब्लिगेशंस हैं PMLA के अंडर रिपोर्टिंग एंटिटीज के ऊपर, उनकी कंप्लायंस को भी इंश्योर करना है। ओके, यानी कि रिपोर्टिंग एंटिटीज के ऊपर PMLA के अंडर जो भी ऑब्लिगेशंस हैं उनकी कंप्लायंस को इंश्योर करने का काम किसका है? FIU IND का है। इस पर्पस के लिए FIU IND ने एक मल्टी प्रॉन्ज्ड अप्रोच को अडॉप्ट किया है। लेट अस सी हाउ इट डज, ये किस तरह से इन कंप्लायंस को इंश्योर करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ इनहांस्ड वॉलंटरी कंप्लायंस। तो डिफरेंट प्रोग्राम्स यहां पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं रेगुलेटर्स के द्वारा, एसोसिएशंस के द्वारा, ताकि जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो कोर्सेज दें किसके ऊपर? AML CFT के ऊपर, ताकि जो रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं वो इंकरेज हों, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करें अपने एम्प्लॉयज के लिए, अवेयरनेस दें उन्हें हाई रिस्क सिनेरियोज के बारे में कि किस तरह से उन्हें डिटेक्ट किया जाता है, फर्दर रिपोर्टिंग कैसे करना है। तो पहली चीज क्या है कि आपने अवेयरनेस को इंक्रीज करना है ताकि वॉलंटरी कंप्लायंस हो। सेकंड, इट इज रेगुलर रिव्यू मीटिंग्स फॉर इंश्योरिंग रिपोर्टिंग। फर्दर एक तो आपने कर दिया कि आपने अवेयरनेस करनी है, ठीक है, वॉलंटरी कंप्लायंस के लिए। सेकंड है कि आपने रेगुलर रिव्यू करना है इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि रिपोर्टिंग हो रही है। एंड ये सेक्टर स्पेसिफिक मीटिंग्स हो सकती हैं, यानी कि जो भी रेगुलेटर है उसके कोऑर्डिनेशन के साथ आप सेक्टर स्पेसिफिक क्या कर रहे हैं? मीटिंग कर रहे हैं। RBI क्या है? रेगुलेटर है ना, तो RBI की रेगुलेशन के साथ, IBA की रेगुलेशन के साथ आप बेसिकली कोऑर्डिनेशन के साथ क्या करेंगे? मीटिंग्स करेंगे। इंडिविजुअल मीटिंग कर सकते हैं रिपोर्टिंग एंटिटी के साथ अगर आपको जरूरत पड़ती है, या फिर आप सीनियर मैनेजमेंट से बातचीत कर सकते हैं, या फिर रेगुलर फीडबैक ले सकते हैं रिपोर्टिंग एंटिटी की अबाउट द क्वालिटी। नेक्स्ट इट इज डिटेक्टिंग कॉन्ट्रावेंशंस इन रिपोर्टिंग। कॉन्ट्रावेंशन क्या रहता है? उल्लंघन। तो अगर रिपोर्टिंग में अगर किसी तरह का उल्लंघन डिटेक्ट किया जाता है उसके बारे में पॉइंट है। सो जब कोई इन्वेस्टिगेशन की जाती है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा, तो वहां पर जो इंफॉर्मेशन रिसीव की गई थी, रिपोर्ट की गई थी जो ट्रांजैक्शंस में, जो कि फाइनेंशियल सेक्टर एंटिटी ने कोई रिपोर्ट भेजी थी एंड उसमें कोई कॉन्ट्रावेंशन जो है वो आइडेंटिफाई की जाती है रिलेटेड टू PMLA, तो वहां पर रिपोर्टिंग एंटिटी को आइडेंटिफाई किया जाएगा ताकि डिटेल्ड रिव्यू किया जा सके या फिर ऑन साइट इंस्पेक्शन की जा सके उस रिपोर्टिंग एंटिटी की। ओके, नेक्स्ट इट इज इम्पोजिंग वेरिंग लेवल ऑफ सैंक्शन ऑन रिपोर्टिंग एंटिटीज। तो रिपोर्टिंग एंटिटीज के ऊपर वेरिंग लेवल ऑफ क्या होना चाहिए? सैंक्शन होने चाहिए, जिससे उनको अपॉर्चुनिटी मिले ताकि जो मिस्टेक है, जो गलती है, उसे रेक्टिफाई किया जा सके। एंड साथ ही साथ उन्हें वार्निंग दी जानी चाहिए, उन्हें एडवाइस दी जानी चाहिए कि किस तरह से कंप्लायंस इंश्योर की जा सकती है। एंड अगर किसी तरह का जो कॉन्ट्रावेंशन है, किसी तरह की चीज का उल्लंघन जो है वो कंटिन्यूड रहता है या फिर सीरियस है, तो वहां पर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है, वहां पर फाइन भी लगाया जा सकता है।